नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणा सहगल। आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। प्रत्येक आत्मा अपने अनुभवों के लिए इस धरती पर आती है और परिस्थिति कुछ भी हो, प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, परंतु वो अगर जागरूक हो चुकी होती है तो वो सभी परिस्थितियों को पार करते हुए आगे निकल जाती है। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं हितेश वशिष्ठ जी से, जो 2008 से ध्यान में हैं और बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस अनुभव उन्होंने किए हैं और स्वयं भी इसका अनुभव कर रहे हैं और औरों को भी इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ। स्वागत है हितेश जी आपका आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। नमस्ते, थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू मैडम। हितेश जी, हम जानना चाहते हैं कि हमारा बचपन और जीवन का आगे का पड़ाव कैसा एक लिंक करता है दोनों के साथ, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए, अपने बचपन के बारे में। जी, तो मेरा जो जन्म था पंजाब में हुआ। पंजाब में एक छोटा सा शहर है खन्ना, तो मेरा जन्म वहाँ पे हुआ और संयुक्त परिवार में हम रहते थे, जहाँ लगभग 12-13 जन थे और कज़न्स, चाचा चाची, मम्मी पापा, दादा दादी सब इकट्ठे रहते थे। और बचपन बहुत अच्छा था, क्योंकि मम्मी ने जो हमें शुरू से ही संस्कार देना शुरू किया था, क्योंकि मेरी माँ राम नाम को जपती थी, तो रोज़ अगर कोई लोरी सुननी होती थी तो लोरी नहीं होती थी पर भजन होते थे, तो वो भजन सुनाती थी। और मम्मी के इर्द गिर्द ही मैं और मेरी सिस्टर उनके इर्द गिर्द ही ज़्यादा रहते थे, क्योंकि पापा थोड़ा बिज़ी रहते थे अपने काम में, व्यवसाय में। तो जब वो घर आते थे बस ये होता था कि हम चुप करके बैठ जाते थे, अपनी किताब खोल लेते थे और पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। तो इसी तरीके से बस जो बचपन था उसका जो शुरुआत वहाँ से हुई। तो माँ ने हमें शुरू से ही संस्कार दिए कि मंदिर जाना चाहिए, कि सुबह की शुरुआत एक अच्छे काम से करनी चाहिए। तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही हम सुबह उठते थे और बड़े नियम से, कभी नियम नहीं तोड़ते थे। मुझे याद है मेरी माँ ने एक बार मुझे छोटे होते एक कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति मंदिर जाता था और रोज़ जाता था और उसके पीछे उसका पड़ोसी भी जाता था, वो भी रोज़ जाता था। तो पहला व्यक्ति दिया जलाने जाता था, दूसरा व्यक्ति दिया बुझाने जाता था। तो एक दिन बहुत बारिश हुई, तो पहला व्यक्ति ने कहा कि रहने देते हैं, आज बहुत बारिश हो रही है। पर दूसरा व्यक्ति तब भी वहाँ पे पहुँच गया। तो जब उसने देखा कि वहाँ कोई दिया नहीं है तो वो वापस चल पड़ा। फिर वहाँ से जैसे उस पीपल के पेड़ में से भगवान विष्णु प्रकट हुए, तो उन्होंने फिर उसे आवाज़ लगाई कि पीछे आओ। तो इस तरह से माँ ने हमारे अंदर नियम का जो बीज होता है वो डाला। आई थिंक हम भी, चाहे तूफान हो, बारिश हो, बहुत ज़्यादा हम जाते थे शिव भगवान के ऊपर। जब जल चढ़ाते थे तो हमें लगता था कि अंदर कुछ खाली हो रहा है। तो ऐसे ही बहुत अपने श्रद्धा से वो करते थे। 40 दिन बहुत बार बनाते थे हम, मैं और मेरी सिस्टर, की अगर कोई लाइफ में कोई टफ सिचुएशन आ जाए तो हम सोचते थे कि अब हम 40 दिन अपना संकल्प से कुछ करेंगे। तो फिर देखते थे कि वो कहीं ना कहीं समाधान या शक्ति खुद ब खुद अपने भीतर आने लगती थी। तो इस तरीके से तो 40 दिन का जो कार्यक्रम है वो आपका तब से चल शुरू रहा से, है। हाँ, शुरू से ही हमने 40 दिन चलिया जिसे हम कहते हैं, तो हाँ हाँ, चलिया शुरू से ही हम करते थे करते उसे। हैं। हाँ, वो अलग बात है कि तब हम भगवान की पूजा, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना, जब शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते थे तो आंखें बंद करते थे। तो जब आंखें बंद करते थे तो वही ब्लैंक स्पेस उसको एक्सपीरियंस करते थे, वही ठहराव को एक्सपीरियंस करते थे जो हम ध्यान में, जिसका अब हम पूरे अच्छे से संपूर्ण तरीके से जिसका अनुभव ले सकते हैं। अनुभव ले सकते हैं। जी, तो इसी बहुत प्रकार से। अच्छे बीज आपके पड़े। तो आपकी क्या कुछ ऐसी स्वभाव, जैसे चुलबुला स्वभाव होता है, शरारती होते हैं बच्चे, जी, ऐसा भी कोई स्वभाव आपका?
तो बचपन में मैं ज़्यादा शरारती नहीं था, मतलब कि मैं ठीक था, एक एवरेज की तरह था। और एवरेज की तरह भी इसलिए था क्योंकि अ, मेरे बचपन में मुझे एक चीज़ का सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रहता था, क्योंकि मेरे सारे भाई बहन बहुत गोरे थे, तो मेरा रंग गोरा नहीं था। तो कोई भी घर अगर आता था तो वो मेरे रंग के ऊपर पहले कमेंट। न कोई कमेंट डालते थे कि ये लग नहीं रहा कि आपके परिवार का है। तो आई थिंक वो कहते तो प्यार से थे, ऐसे नहीं कि हाँ। कुछ गुस्से से कहते थे, पर वो मेरे को एज अ चाइल्ड बहुत अपने अंदर धक्के से लगता था कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, मुझे ये लगता था। तो अपने ऊपर डाउट जागने लगा, कॉन्फिडेंस भी डाउन होने लगा। और फिर जब प्यार, मुझे लगा कि मेरा रंग नहीं है तो कोई मुझे प्यार नहीं करेगा, तो बस उसी को ढूंढने के लिए फिर एक प्लीजिंग सेल्फ बनने लगा। कुछ देर चला ये। मुझे याद है मैंने पहले 12 वर्ष कोई भी रंग का कपड़ा नहीं डाला, सिर्फ सफ़ेद रंग के मैं कपड़े पहनता था। मुझे लगता था कि थोड़ा सफ़ेद मेरे चेहरे को थोड़ा ठीक कर देगा, मेरे रंग को थोड़ा ठीक कर देगा। मुझे शीशे में देखना पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था मैं बहुत किसी से मिल नहीं सकता। घुटने मेरे काले हैं, मेरे कूनियाँ काली हैं। तो मैंने मम्मी पापा को भी स्ट्रगल करते देखा कि मेरे पे कौन से कपड़े जचेंगे, क्या जचेगा। तो हालांकि वो सब मुझे कहते थे कि कृष्ण भगवान भी काले थे, पर वो कहीं ना कहीं दिमाग में जो एक चीज़ बैठ जाती है अपने ऊपर, डाउट, क्योंकि अपीयरेंस के ऊपर जब डाउट बनना शुरू होता है तो वो धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने लगता है, आपकी मनोस्थिति में वो कहीं ना कहीं बसने लगता है। ये आपको समाज ने जो चीज़ दी, आप उसमें मतलब कि अंदर ही अंदर गिल्ट में जाना शुरू हो गए हाँ, गिल्ट कि में जाना शुरू हो गया। हाँ, फिर एक समय ऐसा आया कि 12 वर्ष में मुझे एस्थमा डायग्नोज हुआ कि बस एक दिन मैं स्कूल से घर आया और मुझे बस बहुत ज़्यादा ब्रोंकाइटल फीलिंग हुई कि सांस नहीं आ रही। तो डॉक्टर पे लेके गए तो डॉक्टर ने बताया कि एक सीवियर स्टेज का आपको ब्रोंकाइटल चल रहा है, ब्रोंकाइटिस चल रहा है, तो आपको इन्हेलर पे आज से शुरू होना होगा। तो उस दिन से थोड़ा कुछ जीवन में बदल गया, क्योंकि अब हर जगह पे वो इन्हेलर आपके साथ चलेगा, दवाई खानी है। और इन्हेलर भी ऐसे हैं क्योंकि उसके अंदर स्टीरॉइड्स हैं, क्योंकि वो इमीडिएटली आपको क्लीन कर देते हैं आपके पाथ को। तो बस इसी तरीके से फिर वो चला। और अपने लिए अप्रूवल ढूंढना कि कोई मुझे प्यार से देखे, कोई मुझे प्यार से अपनाए। हालांकि माँ मुझे बहुत प्यार करती थी और पिता भी अपने स्तर पर मुझे एक्सेप्ट करते थे, कभी कुछ कहते नहीं थे इस चीज़ को लेके कि जो है। मैं पढ़ाई में भी सारा वक्त पढ़ाई करता रहता था, मुझे था कि अगर किसी और तरीके से प्रोत्साहन नहीं मिल सकता तो तो ऐसे ही पढ़ाई सही। करके सही। तो इस तरीके से। पर मेरी एक टीचर थी जब मैं नर्सरी में था, सबसे पहली टीचर मेरी थी काजल मैम। तो उनका जो रिलेशन मेरे साथ था वो बहुत डिफरेंट था। जो मैंने देखा है कि अगर माँ के बाद किसी ने मुझे अनकंडीशनली प्यार प्यार किया हो किया तो है। वो थी। मतलब कि बहुत प्यार से मुझे वो रखती थी। मुझे याद है एक बार मैं बड़े होने के बाद, मेरा स्कूल बदल लिया था, तो मैं उनको मिलने के लिए गया उसी पुराने स्कूल में। तो मुझे था मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, पर वहाँ पे जब उनके पास बैठा तो बहुत समय निकल गया। फिर रिसेस हो गई और छुट्टी के वक्त उन्होंने मुझे पूछा कि तुम खाना लेके आए हो। मैं तो लेके नहीं आया था, तो उन्होंने अपना खाना मुझे दे दिया। तो उस दिन मतलब कि वो खुद उन्होंने कुछ नहीं खाया। तो मतलब कि वो चीज़ें उनकी मुझे बहुत बहुत अनकंडीशनली मुझे वो एक्सेप्ट करती थी। अभी भी जब कोई मेरे जीवन में कुछ अच्छी चीज़ होती है तो मेरे को उनकी बहुत याद आती है कि क्योंकि जो प्रेम के बीज उन्होंने मेरे अंदर डाले, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं फलित हुए। और उसी को ही अगर हम, आगे क्योंकि वो ले। पहले मेरे टीचर वही रहे, मेरी मैडम काजल मैम। अब मैं उनसे नहीं मिलता हूँ इन द सेंस मुझे पता भी नहीं है कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं है, क्योंकि 2 साल ही मैं उनके पास पढ़ा, फिर वो स्कूल बदल गया तो फिर कहीं और जाना हो गया। तो आपका ये जो एक आपके जीवन में जो प्यार का एक बीज आया, तो आपको क्या तभी अनुभव होना शुरू हुआ कि जो आपके अंदर था उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है? जी, क्योंकि मुझे लगता था कि एक्सेप्टेंस जो होती है ना वो इनसे आना शुरू हुआ, क्योंकि मम्मी तो थी ही थी। फिर काजल मैम का भी वैसा प्यार, एक मातृत्व का प्यार जो मैंने उनके अंदर देखा। फिर बहन भी, क्योंकि बहन मेरी बड़ी थी, 6 साल बड़ी थी, तो मैं उसके पीछे पीछे ही
घूमता रहता था, वो जो करेगी मैं उसके साथ करूँगा। मुझे याद है वो कॉलेज में जाके उसने होम साइंसेज़ ली, तो वो घर आके ट्राई करती थी, तो मैं भी उसके साथ खड़े होके ट्राई करता था कि वो क्या बना रही है, कैसे बना रही है। तो इस तरीके से हम दोनों को लगता था कि इनफ है। आप दोनों ही हाँ, अपने में पूर्ण हो। हाँ, हालाँकि हमारे दोस्त थे स्कूल में अपने, हम्म, मेरे अपने फ्रेंड्स थे, उसका स्कूल अलग था, उसके अपने फ्रेंड्स थे। पर घर में हम एक-दूसरे के साथ ही बड़े खुश रहते थे, मतलब कि ये नहीं लगता था कि बोर हो रहे हैं, लड़ते भी बहुत थे। तो यही मैं पूछने हाँ, वाली थी कि लड़ते लड़ाई। भी बहुत थे, जी, मेरे कज़न भी छोटे-छोटे थे, सब हम उम्र थे, तो सबका ही लड़ाई बहुत होता था, पर आपस में मिल-जुल कर भी होना प्यार भी बहुत बहुत होता था, था। बहुत होता था। हम आपकी सिस्टर का नाम जान सकते हैं? मेरी सिस्टर का नाम है श्वेता, श्वेता शर्मा, जो लुधियाना में हैं और एक सबको ध्यान सिखाती हैं, बच्चों को, बड़ों को, और अपनी आत्मा की यात्रा को वो भी इसी आगे प्रकार बढ़ा से रही आगे लेकर जा है। रही हैं। तो हम आपके अगले पड़ाव में आते हैं कि आपकी एजुकेशन, जी, जैसे नेचुरली बचपन से जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके एजुकेशन के बारे में हमें बताइए। जी। तो मेरी एजुकेशन खन्ना में ही हुई, टिल ग्रेजुएशन मैं वहीं तक पढ़ा। मैं एक मीडियोकर बच्चा था, इतना मतलब कि मैं पढ़ता चाहे बहुत था, पर मेरे को नंबर नहीं इतने आते थे। हम्म, हमेशा मैं 70 75 इसी में ही रह जाता था। तो बस इसी को ही आगे लेकर मैं चलता रहा और पढ़ाई की, और 10th के बाद फिर मैंने कॉमर्स लिया, कॉमर्स की पढ़ाई करनी शुरू करी, और थोड़ा उस समय मेरे को अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि जो मेरे को जब मैंने स्कूल बदला तो क्या हुआ, थोड़े टीचर्स भी बदल गए। तो फिर एक वो स्कूल बहुत हाई लेवल का स्कूल था, तो थोड़ा मैं घबरा गया वहाँ पे जाके, मेरा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो गया, मुझे लगा कि मैं यहाँ पे सेट नहीं हो सकता। हम्म, पर 11th स्टैंडर्ड में जो मेरे को मेरे टीचर मिले 11th-12th में, वो मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे, हम्म, राजकुमार सर। तो उनसे भी मेरे को थोड़ा हिम्मत मिली कि मैं कर सकता हूँ, हम्म, क्योंकि वो बहुत मोटिवेट करते थे। तो 11th से फिर मेरा ठीक होना शुरू हो गया पढ़ाई में, 11th-12th फिर ठीक रहा। ग्रेजुएशन फिर हम खन्ना में एक कॉलेज है, एएस कॉलेज खन्ना, तो वहाँ पे भी टीचर बहुत प्रोत्साहित करते थे। हालाँकि पढ़ाई मेरी मीडियोकर ही रही है, पर चलता रहा मैं उस चीज़ को। शौक था मुझे पढ़ाई का, भले ही नंबर कितने आए, नहीं आए, उससे मुझे मैटर नहीं करता था, पर मैं करता था अपना काम जो हम्म, भी है। हम्म, और फिर मैंने अपनी एमबीए के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया, क्योंकि होता है ना कि ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करोगे? तो मैंने बीकॉम करी, तो फिर एक पाथ, कोई एलएलबी कर रहा था, कोई किसी और टीचिंग प्रोफेशन में जा रहा था, कोई एमसीए कर रहा था। तो मेरे को अपने अंदर से लगा कि नहीं, मैं एमबीए ठीक है, एमबीए के लिए कर थोड़ा सकते। चूज़ करते हैं। हाँ, तो उसके लिए फिर कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बैठना मैंने शुरू किया। तो उसकी पढ़ाई कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स की शुरू हुई। तो जब मेरा कम्पेटिटिव एग्ज़ाम पहला क्लियर हुआ, कैट का एग्ज़ाम मैंने दिया, तो अ, मेरा स्कोर आ गया, तो मैं बहुत खुश हो गया कि अब मुझे किसी कॉलेज से कॉल आ जाएगी। तो वहाँ कॉलेज में मैं गया, तो वहाँ पे सेकंड राउंड था ग्रुप डिस्कशन का, तो ग्रुप डिस्कशन भी क्लियर हो गई। फिर उसके बाद थर्ड थर्ड राउंड आया इंटरव्यू का, वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट इंटरव्यू राउंड था, जहाँ पे मैं डाउन हो गया। डाउन हो गया, रह गया, मतलब कि मेरा उस कॉलेज में हुआ नहीं। तो मैं घर आके बहुत मुझे गुस्सा आया, भगवान पे भी गुस्सा आया कि अगर तुम्हें मेरे को छुड़वाना था तो तो क्यों इतनी दूर तक लेके गए, है ना? मैं इसके कारण दूसरे कॉलेजेस देखता या कुछ करता, कि मेरा रह गया इसके कारण। तो वो बड़ा मेरे को दुख हुआ उस चीज़ का। तो मैंने फिर किसी और एमबीए कॉलेज में मैंने एडमिशन ली, तो वहाँ मैंने एमबीए की पढ़ाई शुरू करी। जब मैं एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे, तो हमारे घर में एक बड़ा संकट का, दुविधा का समय आया कि मेरे पापा का जो बिज़नेस था वो बहुत डाउन चला गया। पहले भी इतना अच्छा नहीं था, फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं हम्म, थी, पर उस समय ऐसा हो गया कि मतलब कि खाने का भी थोड़ा-सा इश्यू होने लगा, चैलेंजेस आ गए, और फिर घर में भी जैसे कहते हैं कि तनाव बनने लगा। घर के और सदस्य थे, सबका एक दूसरे से मन खट्टा होने लगा, तो फिर जब ऐसा होने लगा तो फिर टेंशन भी बढ़ने लगी, तो वो भी मेरे को स्ट्रेस डालने लगी उस समय पे। मुझे याद है कि जो मैंने अपनी एमबीए की जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी दी, तो मेरी माँ ने अपना कंगन देके मुझे वो
फर्स्ट सेमेस्टर की फीस मैंने दी। तो वो दिमाग पर एक था कि देखो अपने आप को अच्छे से सेट करना है, पढ़ाई करनी है, जॉब लेनी है, अच्छे से जॉब लेनी है। तो वही फिर मेहनत का वो लगना शुरू हुआ। फिर मुझे थोड़े समय बाद ये भी समझ आया कि अगर मैं उस वाले कॉलेज में, क्योंकि मैं भगवान से गुस्सा था उस समय कि मेरे को वो वाले बॉम्बे के कॉलेज में क्यों नहीं एडमिशन मिला। तो मेरे को ये भी समझ आया अगर मैं बॉम्बे चला जाता और घर की अगर ये परिस्थिति होती तो मेरी एमबीए बीच में छूट जाती, क्योंकि उसकी फ़ीस भी 15-20 लाख रुपए थी। तो अब मैंने एमबीए करी एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे फ़ीस ही पूरी 1.5 लाख है 2 साल की। तो वो मेरे को समझ आया कि देखो एक बिगर पिक्चर है हर चीज़ के पीछे। आपको चाहे उस समय समझना आए कि, पर ऐसा नहीं होता कि परम शक्ति आपको एक गलत जगह पे, क्योंकि 2 साल बाद जब मैंने वो पीछे मुड़ के देखा तो मुझे लगा कि वो बिल्कुल ठीक हुआ, कि अच्छा हुआ मैं वहाँ नहीं गया, और नहीं तो मेरी स्टडीज़ में बाधा आ जाती। फिर आई थिंक एजुकेशन ठीक रही, एमबीए मेरी बहुत अच्छी रही। मतलब कि अच्छे नंबरों से मैं पास हुआ कॉलेज में, मतलब कि अच्छी पोजीशन आई मेरी, तो मेरिट बेसिस चला। तो वो बहुत अच्छा समय मेरा रहा। बहुत जो आपकी परिस्थिति थी जी। आपने तब नहीं समझी, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। पॉइंट कि हमें जो भी परिस्थिति है उसको स्वीकार कर लेना जी चाहिए। जी बिल्कुल स्वीकार करके उसकी भलाई आगे क्या है हमारे लिए, हम तभी समझ पाते हैं। और क्योंकि हाँ जी, क्योंकि हम शिकायत करने लगते हैं ना, जब हम छोटा देखते हैं, शॉर्ट पिक्चर देखते हैं, बिगर पिक्चर नहीं देखते, तो शॉर्ट पिक्चर से हमें गुस्सा आता है कि ये मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। पर जब हम बड़ी पिक्चर देखते हैं तब हमें सब कड़ियाँ जुड़ने लगती हैं, सब जो गांठें होती हैं वो अपने आप खुलने लगती है। तो हमें परिस्थितियों को स्वीकार करके उसको, जब भी उसका रिजल्ट है उसको अनुभव करना चाहिए जी, और उससे सीखना है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सीखा कि जो भी बाद में आपको रियलाइज हुआ, बट आपने उस चीज़ से सीखा जी। इस चीज़ से। और मैं ये भी कहूँगा कि जैसी जॉब मुझे वो बॉम्बे वाले कॉलेज से मिलती, वैसी ही जॉब, वैसा ही अच्छा जो जॉब था, जो मेरी मनपसंद थी, वैसी ही जॉब मुझे उस समय उस कॉलेज से मिली। तो कहीं भी मेरे को कमी नहीं लगी। जैसा कि आपकी रुचि पढ़ाई में बहुत थी, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए बट आप पढ़ते थे जी। उसके अलावा भी आपकी किसी और चीज़ में रुचि, उसके बारे में हम जानेंगे आपसे। जी, रुचि तो एक तो कुकिंग में थी कि खाना बनाना शुरू से ही, मतलब कि मैं 7-8 साल में भी अच्छे से तवे पे डोसा गोल कर लेता था, ऐसा था। और क्योंकि दीदी का इंस्पिरेशन बहुत था, क्योंकि दीदी बनाती थी मेरी, तो जब वो बनाती थी तो क्योंकि मैं उसके साथ रहता था तो उसको देखता रहता था। तो छोटी क्लास से ही मैं बेक भी करने लगा, मतलब कि चाहे केक ख़राब हो जाते थे पर बेक कर लेता था। और पतंग उड़ाना बहुत पसंद था कि पतंग उड़ाएं, और ये चीज़ों में बसंत का जो समय होता था वो हमारा बेस्ट समय होता था। मैं और मेरा कज़न सोते नहीं थे हम पूरी रात उस दिन, तो पतंग के अंदर वो कन्नी डालते थे और फिर सुबह उठ के अच्छे से उड़ाएंगे, बस ये चीज़ उसमें बहुत रहते थे। कंचे खेलते थे खूब सारे। क्रिकेट मैंने ज़्यादा नहीं खेला, एक समय तक खेला, पर कंचे और पतंग ज़रूर। आप जैसे पतंग उड़ाते थे, वो पीरियड में आपने सिर्फ एंजॉय किया, उड़ाते थे जी। क्या आज के समय में इस टाइम पर आपको पता चलता है कि वो पतंग का लिंक आपको क्या देके गया? देखिए, पतंग तो वही है कि आपका जो खुद का स्वरूप है वो भी एक पतंग की तरह है ना? आप ही अपने को डोर में पकड़े हुए हैं, है ना? तो आप अपने आप को कितनी ढील देते हैं, कैसे खींचते हैं, किस समय में खींचते हैं, तो वो ही पतंगबाजी है। क्योंकि अगर आप अपने आप को ढील ही देते रहेंगे तो क्या होगा, आप इतनी दूर आसमान में निकल जाएंगे कि आपको खुद का ही नहीं पता चलेगा, अपने से ही दूर हो जाएंगे। और अगर खुद को इतना खींच देंगे तो फिर पृथ्वी से, जहाँ अपने आसपास से ऊपर ही नहीं उठ पाएंगे, उसी में ही घिसकर कहीं ना कहीं खो जाएंगे खुद के लिए भी। और जब कोई परिस्थिति आए, जैसे एक पतंग दूसरी पतंग को काटने के लिए आती है, तो किस समय खींच लगाना है, किस समय ढील देना है, तो वो सिखाती है कि आपको
जीवन में जब कोई परिस्थिति आए तो आपको किस समय अपने आप में फ्लेक्सिबल रहना है, अपने आप को अलाउ करना है, और किस समय अपने आप को एक अनुशासन में, डिसिप्लिन में रखना है, एक कुछ भी नहीं करना है उसके प्रति। तो आई थिंक ये हाँ, पतंग से आपने ये चीज़ सीखी और अब आपकी लाइफ इसी तरीके से जी रहे हैं। हम एक फ्रीडम ले लेते हैं जी, और सब चीज़ें जो सामने हैं उसको साक्षी भाव से समझ कर करते हैं। बहुत अच्छा। जैसे कि आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, आपकी स्ट्रगल भी ख़त्म हो गई, उसके बाद आपको जॉब, क्योंकि हर किसी का रहता है कि हमें आगे काम करना है, कमाना है जी, तो आपको वो कैसा मिला? जी, तो जब मैं MBA के फर्स्ट ईयर में था तब हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया तो मैंने जहाँ जहाँ अप्लाई किया था वहाँ कहीं भी नहीं हुआ। तो अंत में एक कंपनी बची जो मेरे टीचर ने कहा कि आप इस कंपनी में जाओ, इंटरव्यू दो, देखो वहाँ पे क्या होता है। तो मैंने इंटरव्यू दी और वो क्लियर हो गई। अब मैंने दिमाग में ये बिठाया हुआ था कि मुझे मार्केटिंग की तरफ जाना है ना, क्योंकि लोगों का एक ऐसा अनुभव होता है कि मार्केटिंग में आपको सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, मार्केटिंग में करियर सेट रहता है ना। तो ये चीज़ बताई गई, पर मेरे अंदर कुछ और चलता था, क्योंकि मेरे को ह्यूमन रिसोर्स की तरफ बहुत ज़्यादा अपना झुकाव रहता था। मुझे लगता था कि ये कैसी पढ़ाई होगी जिसके अंदर सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स के बारे में ही पढ़ाई की जाती है। तो पर क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को हमारे समय में उस समय कहते थे कि ये लड़कियां पढ़ती हैं, है ना, उसको लड़के नहीं पढ़ते, ये लड़कियों के लिए बना है, क्योंकि एक सिटिंग जॉब है, आपको कहीं जाने के लिए नहीं मिलेगा। तो ऐसी धारणाएं थी। पर जब मैं उस ऑफिस में गया, इंटरव्यू क्लियर होने के बाद मुझे पता चला वहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ही नहीं। तो मेरे को अंत में ह्यूमन रिसोर्स में ही जाना पड़ा। और फाइनेंस, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड नहीं थी इतनी ज़्यादा, हालांकि मैंने पढ़ाई की थी, पर वहाँ पे वो CAs को लेते थे, तो वो मेरे लिए ऑप्शन नहीं थी। तो अंत में मेरे को ह्यूमन रिसोर्स में ही जाना पड़ा। तो जब मैंने वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का अपना ट्रेनिंग किया, प्रोजेक्ट किया और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करी, उस रिपोर्ट के सबमिशन के एक दिन पहले ही मुझे वहाँ उसी कंपनी से ऑफ़र मिल गया कि हम आपके लिए 1 साल वेट करेंगे, आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो और उसके बाद आप ज्वाइन करना। और उन्होंने मेरे को पूरा डिटेल कि आपकी सैलरी कितनी होगी, सब कुछ डिसाइड करके प्री प्लेसमेंट ऑफ़र जैसे उन्होंने मुझे दे दिया। तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि संघर्ष चल रहा था जीवन में, इतना ज़्यादा टेंशन था। तो जब वो चीज़ आई तो मतलब कि जिसे कहते हैं कि खुशी का कोई बांध ही नहीं, कोई ठिकाना नहीं रहा। तो मैंने घर पे फिर अपनी माँ को भी बताया, वो भी बहुत खुश हुई। जॉब के लिए फिर मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गया। अच्छा। तो फिर वहाँ पे एक बहुत अच्छी कंपनी में, जो एक फैशन अपैरल हाउस है, एशिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट हाउस, तो मैं वहाँ पे एज अ HR प्रोफेशनल काम करने लगा। तो जिनको मैं रिपोर्ट करता था वो भी मतलब कि मेरे को बड़े ध्यान से लेते थे, मेरे को भी समय देते थे। मैं गलतियाँ भी करता था पर उनका पेशेंस बहुत था। तो मेरे बॉस भी मुझे बहुत अच्छे मिले। पर एक समय ऐसा आने आया कि सब कुछ था मेरे पास, मतलब कि मेरी ग्रोथ भी 1 साल के अंदर इतनी हो गई कि 3-3 इंक्रीमेंट्स लग गए। जिस सैलरी पे मैं था, 1 साल के बाद उससे 300% ग्रोथ मिल गया। तो मतलब कि जो दुख के बादल थे वो सब छट गए। मतलब कि वो 1 साल मेरा बहुत सुंदर था। तो मेरी मम्मी उस समय मेरे को कहती थी कि देखो, ये समय तुम्हें इतनी टेंशन के बाद मिला है, तो तुम्हें भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि देखो ये समय तुम्हारे लिए आया। तो वो उस समय ग्रैटिट्यूड बहुत आया कि देखो मेरे को ये चीज़ मिली। फिर एक समय ऐसा आया कि मेरे को ना अब जॉब में मज़ा नहीं आने लगा, क्योंकि जॉब की एक अपनी रियलिटी थी कि मैं एक सीमा तक ही अपने आप को अप्लाई कर सकता था, क्योंकि थोड़े सीनियर्स थे। क्योंकि अगर आप सीनियर्स के पास दूसरे डिपार्टमेंट्स में अगर आप उनके अगेंस्ट कुछ काम करते हो तो वो आपके हित में नहीं लिया जाता। हिम्मत रखता रहा मैं, चलता रहा मैं, मतलब कि वहाँ पे लगभग मैंने 10 साल, फिर वहाँ पे 7-8-10 साल वहाँ पे जॉब करी। पर फिर जैसे वो होता है ना कि आप च्युइंगम खाते हैं, च्युइंगम खाने के बाद आपको मीठा लगता है, फिर जब फीकी हो जाती है आप च्युइंगम को फेंक देते, क्योंकि आप मीठा नहीं रहा उसमें।
तो वही मेरे को लगा कि जब मेरे को स्वाद आ रहा था तो वो मिठास जब ख़त्म हो गई तो हम उसको फिर रख नहीं पाते। तो जो मेरे को अंदर से मेरे जो खुल रहा था, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बिल्ड हो रहा था मेरे को लग रहा था कि क्या यही जॉब रहेगी, ये प्रश्न था मेरा कि क्या मैं 9 से 7 बजे तक काम करूँगा, फिर घर आऊँगा, खाना खाऊँगा, थोड़ी बात करूँगा, फिर सो जाऊँगा। बस ये मेरे को क्वेश्चन रहता था कि मेरा जीवन और कुछ भी नहीं है। तो जब वो खालीपन मेरे को लगने लगा तो वो स्ट्रेस बढ़ाने लगा। जॉब बहुत बढ़िया थी, पर जब ये स्ट्रेस बढ़ने लगा तो फिर मैं एक दिन अपनी सिस्टर से फ़ोन पे बात कर रहा था कि देखो ऐसा ऐसा है, इस तरीके से चल रहा है। तो उसने मुझे नोटिस किया कि तुम ना थोड़ा स्ट्रेस्ड हो। तो उसने मुझे कहा कि तुम ध्यान क्यों नहीं करते, मैंने भी सीखा है ध्यान। तो जब उसने मेरे को कहा, उसने 5 मिनट में मुझे फ़ोन पे ही बस ध्यान यही किया। बताया। बस उस दिन से फिर मेरी ध्यान यात्रा की यात्रा शुरू हो गई। गई। उसके बाद मैं जॉब करता रहा, मतलब कि 4-5 साल मैंने जॉब करी। अपने जॉब में भी बहुत अच्छा मेरे को एक लविंग एनवायरनमेंट मिला, पर उसके बाद वहाँ से थोड़ा डिटैचमेंट होने लगा। मतलब कि मेरे को समझ आने लगा कि मेरे को अपनी जॉब से ज़्यादा अपने आप को कुछ सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। हाँ। तो आपका जो था कि ध्यान में आप क्यों आए, तो आपका सबसे पहला पॉइंट तो यही आ गया कि आप अपने स्ट्रेस था जी, और ध्यान करने से आपका स्ट्रेस दूर होने लगा। तो लगा। आपने वो ध्यान सिस्टर के साथ ही कंटिन्यू रखा या अपने आप और रास्ता चूज़ किया? क्योंकि सिस्टर तो शादी करके लुधियाना चली गई थी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया, बस उसके बाद मेरा कंटिन्यू हो गया। फिर मैं बीच में बहुत सारे अपने ध्यानी मित्रों को भी मिला। कृष्णा पल्लवी सबसे पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि वो भी गुड़गांव में रहते थे, हम भी गुड़गांव में रहते थे। फिर धीरे धीरे मैं शास्त्री जी से भी मिला, और इनफैक्ट मतलब कि मैंने अपने ऑफिस में भी, क्योंकि मैं एम्प्लॉई एंगेजमेंट देखता था, तो ऑफिस में भी मैंने ध्यान के सत्र करवाए कि हम सैटरडे के सैटरडे कुछ लोग मिलके ध्यान करते थे और कोई ध्यान करवाने के लिए हमें आता था। तो बस इसी से ही चलता रहा। वो ग्रुप थोड़ा मेरे को लगता है कि वो धीरे धीरे छूटता गया, पर वो मेरे को लगता है वो मेरे लिए ही था। वो आया ही आपके लिए था, मेरे लिए आया था। आपको शुरुआत करवा मेरे के को शुरुआत करवा के वो आगे निकल गया। बस फिर वहाँ से मेरी धीरे धीरे ध्यान की यात्रा शुरू हुई। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं ध्यान कर रहा था, और ध्यान में मुझे एक विजन आया जिसमें मैंने एक समंदर देखा, समंदर का किनारा, कि जिसके आसपास थोड़ी लहरें आ रही हैं, ब्लू कलर का पानी है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है नेस, NESS, नेस लिखा हुआ है। मैं इतना ही पढ़ पाया, तो वो विजन थोड़ा फिर चला गया, उठ गया वहाँ से। मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्या, इसका क्या मतलब है कि ये समुद्र के ऊपर नेस लिखा हुआ है, तो मैंने उसको भी वहीं पे छोड़ दिया। 1 महीने के बाद मैंने किसी रिसर्च जर्नल में अपना एक रिसर्च पेपर दिया हुआ था, तो उस रिसर्च पेपर की कॉपी आई कि आपका जर्नल में प्रिंट हो गया है, तो ये रही उसकी कॉपी। तो जब मैंने कॉपी पढ़ी, सबसे पहले मैंने अपना आर्टिकल देखा कि हाँ ठीक से आया है, फिर मैंने उसे रख दिया। थोड़े समय के बाद मैं कंप्यूटर से उसकी तरफ देखा, तो वो जो कवर था वो था ब्लू कवर था, और उसके ऊपर समुद्र की लहरें थी, और उसके ऊपर लिखा हुआ था बिजनेस जर्नल, बिजनेस जर्नल। तो जब मैंने वो देखा तो मतलब कि मैं थोड़ा शॉक हो गया कि ये चीज़ तो मैंने अपने ध्यान के उस अनुभव में देखी थी। तो फिर मुझे उस समय से मेरे को समझ आया कि जब आप अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू करते हो, तो कॉन्शियसनेस के अंदर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ भी नहीं है, आप किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। तो आई थिंक उसने मुझे थोड़ा और क्यूरियस कर दिया ध्यान को और सीरियस लेने के लिए। फिर उससे मैं और सीरियसली धीरे धीरे ध्यान करने लगा। फिर पूर्णिमा ध्यान होता था, तब सेंटर इंद्रपुरी में था, और फिर हम भी इंद्रपुरी में ही सेंटर में गए थे सबसे पहले। जी, तब वहाँ पे जाना हुआ डॉक्टर सौरभ रंजन के पास, है ना, और वहाँ पे एक ममता मैम थी, उनसे भी मिलना हुआ, वो वहाँ पे नहीं है। और फिर यहाँ पे 2010 में पत्री जी से मिलना हुआ, जब सफदरजंग में अपना जो सेंटर था वहाँ पे ओपनिंग हुई। तो फिर जब मैं वहाँ पे सर से मिला, तो सर से भी बहुत सारी बातें हुई। सर तो देखते रहते थे
वो आपकी आंखों में देखते रहेंगे, आप जो मर्जी उनके साथ बोलते रहो, बस वो हाँ हाँ करके सुनेंगे और अपनी आंखों को ही ऊपर नीचे करके आपसे बात करेंगे। तो आई थिंक उसी से ही शुरुआत हुई ध्यान की। आपके ध्यान की यात्रा उसी से शुरू हुई, स्ट्रेस से शुरू हुई और धीरे धीरे वो स्ट्रेस खत्म होते होते जी आप आगे की यात्रा में आने लग गए। जी। तो पत्री जी से मिलने के बाद आपका क्या अनुभव था? जी, तो पत्री सर से मिला तो मेरे को सबसे पहले तो ये था कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक ऑर्डिनरी बॉडी, क्योंकि जब हम अपने एक टीचर को सोचते हैं, किसी गुरु को सोचते हैं, तो हमें क्या लगता है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होगा। पर वो अपने आचरण से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, पर अपने शारीरिक रूप से बड़े ऑर्डिनरी थे, हम जैसे दिखने वाले, है ना। कोई वो नहीं कि कुछ भगवे कपड़े पहने हैं या कुछ ऐसा है, तो बड़ा सिंप्लिसिटी में जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। आई थिंक सर का सबसे बड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का मेरे को यही था कि जो व्यक्ति परिवार से है, जो अपने परिवार में है, मैं अपने परिवार में हूँ, तो जो परिवार वाला अगर परिवार वाले से सीखे तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। हाँ जी। तो वो चीज़ का, और सर का जो ईजीनेस है कि ऐसा नहीं है कि सर को अप्रोच करना बहुत मुश्किल है, अप्रोचेबिलिटी सर के प्रति बहुत थी, और कि आप सर से कुछ पूछना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो हालांकि मेरे पास प्रश्न कभी ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मुझे पता था कि सर कहेंगे ध्यान करो, तो वो मैंने अपने अंदर बिठा लिया था कि प्रश्नों का उत्तर अपने अंदर ध्यान से आ सकता है। पर सर का हमेशा ये रहा कि जब भी मिलते थे तो सर बड़ी क्यूरियोसिटी से हमारे अनुभव को भी सुनते थे, अपने पास रखते थे, बिठाते थे, और बस हम उनको ही ऑब्जर्व करके ही बहुत कुछ सीखते थे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि क्लास के अंदर ही लर्निंग होता है, क्लास के बाहर भी जब हम उनको, उनके व्यक्तित्व को, उनके आचरण हर को मोमेंट पे हम उनसे सीख सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं। तो बस इसी प्रकार से फिर वो चला। जैसे आप ध्यान में आ गए, सर से भी मिले, हालांकि आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि जो कुछ है मेरे अंदर ही रहेगा, बट कुछ ऐसी खास मोमेंट या कोई ऐसा खास प्रश्न जिसका उत्तर आप ढूंढना चाह रहे हो? इस समय में नहीं, उसी समय में, उस समय की बात कर रही हूँ। उस समय मतलब में आपके अंदर क्या वो था कुछ हलचल थी कि मुझे ये सीखना है, ये समझना है, जी या कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे ढूंढना है? जी, उस समय में भी मुझे ये था कि आई वांट टू नो माई सेल्फ, कि मुझे अपने आप को जानना है, क्योंकि जैसा सीक्वेंस लाइफ का चल रहा था, सब कुछ हो गया था उस समय, मतलब कि आराम से रहने लग गए थे, अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक है, जॉब भी अच्छी चल रही है, सब कोई अपनी अपनी जगह पर ठीक है, पर तब भी खुशी नहीं है। अच्छा। मतलब कि वो संतुष्टि नहीं है। तो संतुष्टि नहीं है तो क्यों नहीं है? तो जब वो संतुष्टि वाले स्वरूप को ढूंढने की जो इच्छा थी ना, जो क्रेविंग थी कि मुझे संतुष्ट बनना, सेटिस्फाइड, कंटेंट बनना है, तो वो कैसे बनेंगे? उसको अगर आपको उसकी तरफ पहुंचना है तो फिर आपको अपने जो लेयर्स बनी हुई हैं, जो इमोशंस बने हुए हैं, जो बिलीफ सिस्टम बना है, उसको तोड़ना है। तो बस उसी से ही मुझे लगता है कि यही प्रश्न मेरा सर से हमेशा रहता था। इसी ताक में मैं वहाँ पे गया कि मुझे अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है कि मैं कौन हूँ। तो फिर उसी से ही आगे बढ़ने की शुरुआत हुई। तो आगे हम आपसे आपके गृहस्थ जीवन के बारे में पूछते हैं जी। कि जैसे आप ध्यान में भी आ गए, पति सर से भी मिल गए, तो पति सर से मिलने से पहले आप गृहस्थ जीवन में एंटर करे थे या बाद में? जी, तो पत्री सर से मिलने से 2 महीने पहले शुभांगी मेरे जीवन में आई। तो जब शुभांगी जीवन में आई तो उस समय मेरा ये था कि मुझे शादी नहीं करनी। तो एक दिन मैं ऑफिस से घर आया तो एक फ़ोटो आई हुई थी, वो फ़ोटो शुभांगी की थी। तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा ठीक है, चलो मिल सकते हैं। पहले मेरे को था कि नहीं, मुझे करना ही नहीं है कुछ, इस ऐसी चीज़ में जाना ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप में ही इतना ज़्यादा ट्रबल्ड था उस समय में। पर मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, चलो मिलते हैं। फिर हम मिलने के बाद मुझे शुभांगी को मिलके बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक अपनापन का फीलिंग हुआ कि ऐसा नहीं है मैं पहली बार मिला हूँ। और जैसे एक
जब हम टीनेजर होते हैं अपने जीवन साथी के बारे में सोचते हैं कि मेरा जीवन साथी ऐसा होगा, चाहे हम अपीयरेंस के रूप में सोचें या व्यक्तित्व के रूप में सोचें, तो मैंने देखा शुभांगी बिल्कुल उसी की छाप है कि बिल्कुल वैसी ही पार्टनर मेरे साथ कहीं ना कहीं से वो मतलब कि फिट होता है हाँ, बिल्कुल आपके कि हिसाब जो से। मेरे को चाहिए था वो वही है, वो है जैसा है उसका रवैया। जैसे पहली मीटिंग में मैं ही बक बक करता रहा, मैं ही बोलता रहा, मैंने कहा कि अच्छा मेरा ये है, मेरे को ऐसे है, मेरे को इस प्रकार से मैं करता हूँ, आपकी जॉब क्या है, आप कैसे करते हो। तो मैं ही अपनी तरफ से बोलता रहा और वो चुप करके सुनती रही। मैंने उसको पूछा तुम्हारा कोई प्रश्न नहीं है, उसने कहा नहीं। तो मेरे को लगा कि देखो मेरे इतने सारे प्रश्न हैं, इतना सारा मेरे अंदर चला है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे उसमें मैच्योरिटी बहुत लगी है ना उस समय से। और फिर मेरे को बाद में भी समझ आया कि उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी उस समय में क्यों थी, क्योंकि उसकी लाइफ के अपने चैलेंजेस रहे, वो अपनी माँ को खो चुकी थी उस समय में, तो मेरे बड़े ट्रबल टाइम से वो भी निकली। तो मुझे लगा कि देखो कितने संघर्ष के बाद उसके अंदर कितना ठहराव है उस समय में। तो आई थिंक उसके आने से फिर जब वो आई, फिर मैं पत्री सर से भी मिला, फिर जब हमारी कोर्टशिप पीरियड चला, हमारा 9 मंथ्स का लगभग कोर्टशिप पीरियड, तो हम मिलते थे, बात करते थे, तो वो एक तरह से अरेंज लव हो गया, अब लव मैरिज में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हम एक दूसरे को समझ गए कि हाँ क्या है। हमारी बातें भी थोड़ा नॉर्मल, पहले शुरू नॉर्मल से हुआ, फिर एक समय में मैंने उसको अपना मेडिटेशन का एक्सपीरियंस बताया, तो उसकी भी आंखें बड़ी हो गई उस समय कि तुम मेडिटेशन करते हो, क्योंकि वो भी मेडिटेशन करती थी उससे, वो बचपन से ही उसको मेडिटेशन में थी वो। तो फिर हमने जो हमारी डेटिंग टाइम था वो एक स्पिरिचुअल डेटिंग होने लगा कि हम अपने अपने अनुभव शेयर करते थे, लाइफ के बारे में फिलॉसफी शेयर करते थे, बड़ी डीप कॉन्वर्सेशंस हम करते थे। तो वो डीप कॉन्वर्सेशंस करते हुए मेरे को लगता है कि हम भी एक डीपली कनेक्टेड हो गए, क्योंकि जब आप किसी से डीप बात करते हो तो क्या होता है, आप अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को भी शेयर करते हो कि आपके अंदर जो हिलता है, तो वो बहुत, उसने हमें मतलब कि मैं कहूँगा कि प्रेमी से पहले दोस्ती बहुत अच्छी दोस्ती, मतलब कि वो हमारी बन गई। और जब हमारा मतलब कि रोके का समय आया, जब रोका हुआ, तब फिर मेरे अंदर एक डाउट उठने लगा कि क्या हम रेडी हैं, क्या मैं रेडी हूँ, क्या मैं उसे खुश रख पाऊँगा। तो मैंने उस दिन जाने से पहले ध्यान किया, तो मैंने ध्यान में अंत में मैंने ये कहा कि अगर जो हमारे लिए अच्छा है वही हो, है ना। तो मैंने इतना कह के बस हम चले गए। तो मेरे मतलब कि फादर इन लॉ ने मुझे तिलक किया उस समय में, रोका में। तो जब उन्होंने यहाँ पे तिलक किया, मेरी 1 सेकंड के लिए आंखें बंद हुई। तो जब मैंने आंखें बंद हुई तो मैंने देखा कि बहुत सारे डिवाइन मास्टर्स वहाँ पे खड़े हैं, मतलब कि जैसे हम राम शरणम से मम्मी ने मुझे 14 वर्ष की आयु में दीक्षा दिलवाई थी, राम नाम दिलवाया था। तो स्वामी सत्यानंद हम राम राम जपते थे, तो जब ध्यान आया तो फिर वो कहीं ना कहीं उस पर विराम लग गया। और जब मैंने वो आंखें बंद करी उस समय में, तो मुझे उनके और बहुत सारे डिवाइन बीइंग्स के दर्शन हुए। तो जब वो दर्शन हुए तब मेरे अंदर जो वो था कि जो दुविधा चल रही थी वो भी कहीं ना कहीं शांत हो गई कि ये ठीक है, अब सब ठीक चल रहा है, ये ऐसे ही होना चाहिए, इसी तरह से चलेगा। फिर बस हमारी दोस्ती बनी। और मैं कहूँगा कि जब हम पास आए, मेरी तरक्की अगर मैं कहूँ कि एक हवाई जहाज़ की तरह चल रही थी, उसके आने के बाद वो रॉकेट की तरह चलने लगी, बहुत तेज़। हमारी आध्यात्मिक जर्नी भी एक दूसरे से बहुत मैच करती थी कि उसका कहना, मेरा कहना। तो किसी किसी समय में हमें लगता था हमारी पसंद भी कितनी मिलती है, कई चीज़ों में हम बिल्कुल भिन्न थे पर हमारी पसंद भी बहुत मिलती थी। तो आई थिंक इसी को लेके फिर हमारी शादी हुई। और बस फिर शादी के बाद आगे तरक्की ही कहूँगा कि आगे तरक्की शुरू हुई। और शादी के बाद जब शुभांगी से फिर मिला मैं, फिर पत्री जी से मिला, फिर उसके बाद मैं डॉक्टर न्यूटन से मिला, कि डॉक्टर न्यूटन से मेरा मिलना हुआ। तो ये आए तभी जब शुभांगी जीवन में आई। तो मुझे लगता है कि
शुभांगी का आना मेरे जीवन में एक ऐसा था कि जब मैं एक रेडी स्पेस में हूँ, तब मैं एक रेडी पार्टनर को अपने साथ अट्रैक्ट किया, और जब रेडी एनर्जी मेरी बनी तो मैंने रेडी टीचर्स को भी अपने साथ लेना शुरू किया। तो आई थिंक वो एक माइलस्टोन रहा, मुझे लगता है कि मेरी सोल जर्नी के लिए। तो इसी प्रकार से हितेश जी, हम आपसे आपके आगे की और यात्रा, गृहस्थ जीवन में और संसारिक जीवन में आप चल रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था, हम और आगे की यात्रा को जानना चाहते हैं। जी, तो शादी के बाद फिर अच्छा समय जैसे गुजरने लगा, क्योंकि अब हम 1 से 2 हो चुके थे, इकट्ठे ध्यान करते थे। फिर मेरे मम्मी भी तब ध्यान करना शुरू हो गए थे, और धीरे धीरे हमारे परिवार में भी जो मेरे कज़न्स हैं उनका भी ध्यान के प्रति रुझान शुरू हो गया था। तो सब एक तरह से अपने आप को बदल रहे थे। और इस समय में बीच में फिर जो वो प्रश्न होता है कि जो वो मैंने शुरू किया था पहले, कि क्या मेरी जॉब 9 से 7 तक ऐसी ही चलेगी, क्या मैं यही करने के लिए आया हूँ? तो उस समय वो सीमा पर था, क्योंकि अब मैं गृहस्थ में भी आ गया था, उसका स्वाद भी चख लिया था। पर वो खुशी जो मैं ढूंढना चाहता था, जो कंटेंटमेंट ढूंढना चाहता था, वो अभी भी कहीं ना कहीं मैं उस तक पहुंचा नहीं था। तो जब ये शुरू हुआ तो मेरे को अपने अंदर से आने लगा कि मुझे क्या करना है, मुझे मतलब कि ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ना है, और लोगों को इस तरीके से आगे लेके जाना है कि जिसने मुझे ठीक किया, जिसने मुझे सुधारा। मुझे याद है कि जब मुझे बचपन में अस्थमा हो गया, तो जब मैं ध्यान अच्छा से इंटेंसली करने लगा तो अस्थमा अपने आप रिवर्स होने लगा। मतलब कि मैं अपने आप को जानने लगा, क्योंकि मुझे समझ आया कि जब अस्थमा होता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके लंग्स में, तो यहाँ पे दिल है। तो जब आपका खुद के प्रति स्वप्रेम नहीं है तो क्या होगा, आप अस्थमा जैसी बीमारी को अपने लिए आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। और क्योंकि मेरे को अपने आप को पसंद नहीं था बचपन में कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, तो जब मैंने वो उस समय में क्लीन करना शुरू किया, और धीरे धीरे जब उसकी क्लेंजिंग होती रही, अपना बिलीफ सिस्टम मैंने तोड़ना शुरू किया। डॉक्टर न्यूटन के साथ मैंने जुड़कर बहुत सारी पद्धतियाँ सीखी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर चाइल्ड वर्क, ब्रेथ वर्क, ऐसी चीज़ें साथ साथ ध्यान के साथ साथ जोड़कर जब मैंने अपने आप को क्लीन करना शुरू किया, तो एक समय ऐसा आया कि मेरा जो अस्थमा था पीक पर पहुंच गया। मतलब कि मैं रात भर सोता नहीं था, क्योंकि अगर मैं सोऊंगा तो क्या होगा, आपको खांसी आएगी और फिर फेलगम होगा, फिर आपको उठना पड़ेगा। तो वो इसी तरीके से मतलब कि बेचैनी रहती थी रात को। वो मेरा 60 रातें कम से कम चला। पर मैंने उस समय में अपने आप को बताया कि मुझे उस समय पफ लेना ही नहीं है, इन्हेलर लेना ही नहीं है। तो मेरे माता पिता भी उस समय में घबरा गए, उनको था कि मैं ले लूं, पर मेरे को अंदर अपने था कि मुझे लेना ही नहीं है और ये आखिरी बार हो रहा है। तो मेरी वो 60 रातें निकली। जिस दिन 61st नाइट आई, उस दिन अस्थमा का फुल स्टॉप हो गया। मतलब कि वो बात थी, मैं कहूँगा 2012 की, आज 2022 चल रहा है। तो अस्थमा का एक जैसे रिवर्स लगा। मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सी दवाई मैं लेता था, कौन सा इन्हेलर लेता था, क्योंकि मुझे समझ आया कि अस्थमा भी मुझे कुछ सिखाने के लिए आया था। अपने प्रति प्रेम, अगर हम अपने आप को एक पूर्णता से नहीं देख सकते, एक संपन्नता से नहीं देख सकते, तो जीवन में संपन्नता तो आएगी ही नहीं। लोगों में भी संपन्नता नहीं दिखेगी, परिस्थितियों में भी नहीं दिखेगी। तो आई थिंक जब वो एक अस्थमा रूपी टीचर से मुझे सीखने को मिला, तो वो सब कुछ, मेरा हेल्थ एक बहुत अच्छी स्टेट में आने लगी। और फिर मुझे अपने अंदर होने लगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो और लोगों तक भी ये पहुँचना चाहिए और माध्यम बनना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो फिर मुझे लगा कि मुझे जॉब नहीं करनी, अब मुझे यही करना है। अब मुझे ध्यान प्रचार करना है, लोगों को विभिन्न विभिन्न पद्धतियों से या किसी भी तरीके से उनको अपने अवचेतन मन को जानना, उसको क्लीन करना, इसमें हेल्प करना है। पर एक अपना बिलीफ सिस्टम उस समय जो सबसे डीप बिलीफ सिस्टम था वो सामने आया, क्योंकि लाइफ में फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी थी। अगर मैं छोड़ दूंगा तो क्या करूंगा, आगे क्या होगा, अपने जीवन का पहिया, जीवन का निर्वाह कैसे करूंगा। और उस वक़्त मेरे पिता भी जॉब छोड़ चुके थे, जॉब पे नहीं थे, रिटायर थे। तो क्या था कि अब
ब्रेड विनर आप ही हो फैमिली के, तो आप अपने लिए तो सोच सकते हो, पर कोई व्यक्ति जिससे आपने शादी की है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, आप उसको लेके आए हो, उसकी भी इच्छाएं होंगी, आकांक्षाएं होंगी, हम इधर जाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, पर आप उसके बारे में भी सोचो। और फिर माता पिता हैं वृद्धावस्था में, जिनको एक अच्छी जीवन आप देना चाहते हो, अच्छे जीवन की कामना करते हो, आप एकदम से ऐसा डिसीजन लोगे तो क्या होगा, कहीं उनकी जीवन में भी उथल पुथल ना आ जाए। तो ऐसे प्रश्न, फिर भय जागने लगा, डर जो इनसिक्योरिटी थी वो जागने लगी अंदर से। पर ये तीव्रता भी थी कि नहीं, मुझे वो करना है जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी आत्मा की आवाज़ है। तो मुझे याद है मैंने 1 साल भर पूरा अपने पे उस चीज़ में काम किया। मैं रोज़ सुबह उठता था, ध्यान करता था, और कभी कभी रोता भी था, क्योंकि उस समय लगता था कि मैं जो करना चाहता हूँ उसमें नहीं पहुँच पा रहा हूँ। पर अपने प्रति कर्मबद्ध होके, निष्ठा के साथ मैंने वो श्रद्धा के साथ करना शुरू किया। फिर मैंने एक संकल्प लिया, 3 आवर्स मेडिटेशन 40 डेज। तो मैंने 40 दिन में सुबह रोज 4 बजे उठता था, 7 बजे तक ध्यान करता था, उसके बाद तैयार होके ऑफिस जाता था। तब शादी हो गई थी, शुभांगी मुझे देख रही थी ये सब कुछ होते हुए, वो अपने समय में ध्यान करती थी। तो जिस दिन 40वां दिन हुआ, उस दिन मेरे को शक्ति आ गई कि मैं ऑफिस गया और मैंने रेजिग्नेशन अपना सब दे दिया। तो आई थिंक उस समय मेरे को अपने अंदर शक्ति जाग गई, और मुझे लगा कि देखो, जब एक बच्चा धरती पर आता है तो उसके भूख लगने से पहले ही माँ के दूध बनने लग जाता है। तो कितनी बड़ी व्यवस्था है। मेरे लिए भी मेरी कोई ज़रूरत से पहले उसकी कोई व्यवस्था होगी। तो जब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, फिर उसी दिन से मैं कहूँगा कि सेशंस और रिग्रेशन थेरेपी और किसी भी माध्यम से लोगों को जब हम हेल्प करते थे, ध्यान प्रचार करते थे, अलग अलग जगहों पर जाकर ध्यान सिखाते थे, उसी दिन से मेरा जो जिम्मा था, मुझे लगता था पहले मैंने उठाया हुआ था अपने जीवन का और अपने परिवार का, फिर अब सृष्टि ने उठा लिया, उस परम शक्ति ने उठा लिया कि जो आया है उसका ध्यान मैं रखूँगा, वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तो आई थिंक उस 2012 के उस पॉइंट से मैं अगर अब तक देखूं, मैं हर स्तर पे ग्रो किया हूं। अगर मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी, क्योंकि हम दिल की आवाज़ सुनते नहीं। हमें लगता है कि अगर मैं वो करूँगा जो मेरे दिल की आवाज़ है और दुनिया में उसका कोई सोचना नहीं है, उसकी कोई जगह नहीं है, तो मैं स्वीकार नहीं किया जाऊँगा, मैं कैसे जीऊँगा। पर मुझे लगता है कि जब मैंने वो स्टेप लिया तो शक्ति भी अपने आप आ गई। तो वो 3 आवर्स जो 40 डेज मेडिटेशन मैंने किया, मेरे को लगता है कि उसने मेरी चेतना को एक बिल्कुल दूसरे स्तर पर, बिल्कुल नए मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। और उससे फिर सारे बदलाव होने लगे, और मैं कहूँगा कि हम एज पार्टनर्स भी, शुभांगी और मैं, इकट्ठे काम करने लगे, क्योंकि वो तो शादी से पहले अपनी जॉब छोड़ चुकी थी। अब हम दोनों का काम भी एक था, तो समय भी एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना, और वो मतलब कि एक पार्टनरशिप पूरा 100% हो गया है। एक दूसरे के साथ बातें करना, डिस्कस करना, लोगों के साथ मिलकर ध्यान करना, उनके लिए किसी भी तरीके से जो कर सकते हैं उसको करने का एक प्रयास करना। तो इसी प्रकार से फिर जीवन आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, हमने बहुत कुछ जाना, चाहे कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हों, कठिनाइयां हों, परंतु जो अंत में हमने सुना और समझा कि जब हम संकल्प करते हैं और संकल्प के साथ ध्यान करते हैं, तो हमें अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी आ जाती है। हमें पता चलता है कि हमारा मार्ग क्या है, हमें क्या करना है। तो हम हितेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इतना कुछ दिया। तो शायद मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही पूरा, पर बहुत दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए थैंक यू। अभी ये यात्रा यहीं ख़त्म नहीं हुई, इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए कि अपनी इस लाइफ को उन्होंने कैसे सेवा में परिवर्तित किया, आगे उन्होंने कैसी बुक्स लिखी, बुक्स पढ़ी,
और जानते हैं। बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से मिलेंगे आत्मा की यात्रा भाग 2 में हितेश जी के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ना सुखी जीवन है ना दुखी दुखी जीवन है, जीवन। जीवन तो जीवन है। जीवन है। ना अच्छा विचार है ना बुरा विचार है, विचार तो विचार है। विचार तो विचार है। क्योंकि ध्यान में भी हम अटकने लग जाते हैं, अटकने अरे लग ये जाते अच्छा विचार है, ये बुरा विचार है, इसको नहीं सोचना, ये मेरी तरफ आ जाएगा। उसको विचार है, विचार की तरह ही आने दे, जाने दे। आप उसके प्रति जजमेंट ना रखें, जज नहीं करना, जज ना नहीं। खुद को ना किसी को, केवल फ्लो होने देना। फ्लो। क्योंकि हर कोई व्यक्ति, मैं आप, जीवन की हर चीज़, हर परिस्थिति उस आत्मीय स्वरूप का ही दर्शन है। शुभांगी का योगदान मैं कहूँगा कि जो मैं कहता, शुभांगी उसको हमेशा हाँ कहती। कभी ये नहीं कि ये नहीं, ऐसे नहीं। जैसे मैंने उस समय में जॉब भी छोड़ी, उसकी अपनी इच्छाएं होंगी क्योंकि हम नए शादी किए हैं, पर उसने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों। मैंने अपना समय लिया, मैंने अपनी जॉब को शिफ्ट भी किया, अपने जो मेरे दिल की आवाज़ थी उसको सुना। उसने हमेशा मेरा साथ दिया। तो मुझे लगता है कि वो साथ, किसी का जब हम साथ दे पाते हैं तभी हम सही मायने में साथी बन पाते हैं। जीवन साथी का मतलब ही साथी का यही है। मतलब ही यही है। मेरे को ड्राइविंग आती है, मैं ड्राइव करता हूँ, पर मैं रास्तों में इतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे को रास्ते याद नहीं रहते। पर शुभांगी का उल्टा है, शुभांगी रास्तों में बहुत अच्छी है। तो हमारी एक संधि है इस चीज़ में कि मैं ड्राइव करूँगा और तुम रास्ता बताना। तो आई थिंक ये हमारे जीवन का भी एक, मैं कह सकता हूँ कि कुछ हमारा एस्पेक्ट बताती है कि हमें चलना है। वो गाइड कर रहा है, वो बता रहा है, कोई आपका मित्र है, कोई साथी है, आप उसे ध्यान से सुनो। तो इसी से ही हम फिर क्योंकि सबका अपना अपना रोल है। अगर आप सबको अपना अपना रोल, किरदार निभाने देंगे तो हम सब ही पूर्णता की तरफ